नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। दहेज के लालची पिता ने फिर उसे बेटे को उठाया तो दुल्हन ने कर दिया ऐसा काम कि सब देखते रह गए। राम सिंह जी अपनी इकलौती बेटी की शादी की तैयारियां कर रहे थे। उन्होंने अपने समधी जी से बात करके दहेज के सामान की लिस्ट उनसे प्राप्त कर ली थी और एक एक चीज उनकी मांग के अनुसार खरीदते जा रहे थे। राम सिंह जी पिछले महीने रिटायर हुए थे। वह एक सरकारी कार्यालय में सुपरिटेंडेंट के पद पर थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी रिश्वत नहीं ली थी और इसलिए वह अधिकारियों की नजर में भी सम्मानित व्यक्ति थे। सभी लोग उनकी प्रशंसा करते रहते थे। मीरा उनकी इकलौती बेटी थी और उसके लिए उन्होंने अपनी समाते से बढ़कर लड़का ढूंढा था। लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर था। उनकी बेटी भी इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद एमबीए कर रही थी। उनके होने वाले समधी जी भी उच्च सरकारी कार्यालय में द्वितीय श्रेणी अधिकारी रह चुके थे। इसको उन्हें थोड़ा घमंड भी था और उन्हें पहले ही राम सिंह जी को अवगत करा दिया था कि उनकी कुछ मांग है, किसी यदि वह पूरा कर सकते हो तो ये बात आगे बढ़ाएं। बड़ा नमस्ते। राम सिंह जी ने कहा, जी भाई साहब, हम तैयार हैं। बात बन गई। राम सिंह जी ने अपने समधी से कहकर उनकी मांग की सूची प्राप्त भी कर ली थी और वह सभी सामग्री उस सूची के अनुसार खरीदारी करने लगे थे। वह चूंकि अभी ही रिटायर हुए थे और उनकी पेंशन प्रक्रियाधीन थी, इसलिए उनकी देय राशियों का भुगतान अभी नहीं हो पाया था। वे अपनी जमा पूंजी से ही व्यवस्था में लगे थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद विवाह से पहले ही उनकी देयताओं का भुगतान हो जाएगा और विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। इसी आशा में वो आगे बढ़ते जा रहे थे। निश्चित दिन बारात दरवाजे पर आ गई और राम सिंह जी ने यथासंभव बारातियों के सत्कार का प्रबंध कर रखा था। द्वारचार की विधि नियम पूर्वक संपन्न हुई। उसके बाद बारातियों को जनमासे में पहुंचा दिया गया। वह उनकी सुविधाओं की पूरी व्यवस्था थी। सब बहुत खुश थे। धीरे धीरे फेरों का समय भी आ गया। फेरे पड़ने लगे। हर फेरे के साथ राम सिंह जी की चिंता कम हो रही थी। देखते देखते 6 फेरे हो गए। सभी लोग राहत की सांस ले रहे थे कि मंगल कार्य अच्छी तरह संपन्न होने जा रहा है। तभी लड़के के पिता की आवाज आई, ठहरो बेटा, तुम अभी आखिरी फेरा नहीं लोगे। लड़का ठहर गया जैसे चाबी का पुतला हो। सबने घूमकर लड़के के पिता की ओर देखा। वह गुस्से में मुंह फुलाकर खड़े थे। उनके पास ही लड़के के फूफा उनके कान में कुछ फुसफुसा रहे थे। राम सिंह जी तुरंत दौड़कर लड़के के पिता के पास पहुंचे और दोनों से हाथ जोड़कर बोले, क्या हुआ समधी जी, फेरे क्यों रोक दिया आपने? तो वो विफर कर बोले, आपने चीटिंग की है। राम सिंह जी ने कहा, क्या त्रुटि रह गई क्या? हमने तो आपकी मांग पूरी करने का प्रयास किया है, फिर क्या हुआ? इस पर वो बोले, आपने हमारे सोचे अनुसार सामान नहीं दिया है। राम सिंह जी बोले, नहीं समधी जी, हमने तो सूची में लिखा हर एक सामान दिया है, फिर क्या कमी लग रही है आपको? ये सुनकर वह गुस्से में आग बबूला होते हुए बोली, नहीं, आपने लिस्ट में शामिल सामान तो वही दिया है, मगर ब्रांड बदल कर सस्ते ब्रांड की चीजें रखवा दी हैं आपने। वो तो भला हो हमारे बहनोई जी का, जिन्होंने पैकिंग खोलकर एक एक सामान चेक किया तो पता चला कि सामान तो दूसरे ब्रांड का है। आपसे मैं ऐसी उम्मीद नहीं थी राम सिंह जी। राम सिंह जी ने उनसे विनती करते हुए कहा, समधी जी, मैं मानता हूं कि सामान आपके बताए गए ब्रांड का नहीं है,
मगर इसकी वजह ये है कि अभी मेरे रिटायरमेंट की राशियों का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मैंने दूसरी ब्रांड का सामान ले दिया है। मैंने सोचा था कि जैसे रुपए मिलेंगे मैं इन दोनों के नाम कर दूंगा। आप कृपया विवाह संपन्न होने दीजिए। मगर लड़के के पिता किसी तरह राजी नहीं हो रहे थे। वे तो केवल एक रट लगाए हुए थे, यदि कीमत के अंतर की राशि नहीं दी गई तो फिर वे बारात वापस ले जाएंगे। थोड़ी देर तक गहमा गहमी चलती रही। राम सिंह जी बार बार निवेदन कर रहे थे, मगर लड़के के पिता किसी हालत में नहीं मान रहे थे। इस सबके बीच लड़का एकदम चुपचाप खड़ा रहा। हल्ला गल्ला करते हुए 1 घंटा बीत गया, मगर कोई हल नहीं निकला। तभी लड़की की आवाज आई, आप लोग शांत हो जाइए, मुझे कुछ कहना है। सब चुप होकर उसकी ओर देखने लगे। लड़की ने कहा, मैं आप सबके सामने अपने होने वाले पति से पूछती हूँ कि क्या आप मुझसे इसी हालत में विवाह करना चाहते हैं या अपने पिता की आगे के बिना हिलेंगे भी नहीं। लड़का हड़बड़ाकर बोला, मैं क्या कर सकता हूँ, पिताजी जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ये सुनकर लड़की ने दोबारा कहा, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या आप मुझसे इसी हालत में विवाह करने को राजी हैं या नहीं। लड़के ने पिता की ओर देखा तो वो नामे सर हिला रहा थे, इसलिए वो सर झुकाकर खड़ा हो गया। ये देखकर लड़की ने सबको संबोधित करते हुए कहा, आप सबके सामने मैं अपने पिता की बेटी, अपने पिता के सम्मान की रक्षा करने के लिए इस शादी से इनकार करती हूँ। उसने लड़के के पिता को संबोधित करते हुए कहा, मिस्टर श्रीवास्तव, आप अपने गोदी के लाल को वापस ले जाए, ये शादी नहीं होगी। ये सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। किसी को इस प्रकार की घटना की उम्मीद नहीं थी। राम सिंह जी दौड़कर बेटी के पास पहुंचे और बोले कि क्या कह रही है बेटी, ऐसा नहीं करते। फिर लड़के के पिता से बोले, माफ कीजिएगा दादा, लड़की समझ नहीं पा रही है। लड़के के पिता कुछ कहते उससे पहले लड़की ने गरज कर कहा, नहीं मिस्टर श्रीवास्तव, ये शादी तो कैंसिल हो गई है, आप लौट जाइए यहां से। मिस्टर श्रीवास्तव ने कुछ कहना चाहा तो उसने टोक दिया, आप अगर तुरंत यहां से नहीं निकले तो मैं पुलिस बुलाकर दहेज मांगने के जुर्म में आपको और आपके लाडले को गिरफ्तार करवा दूंगी। ये सुनकर मिस्टर श्रीवास्तव घबराकर बेटे से बोले, चलो बेटा, यहां हमारा कोई काम नहीं रहा। मिस्टर श्रीवास्तव जब बेटे को लेकर बाहर की ओर बढ़ी तो पीछे से लड़की ने उसी तरफ गरजते हुए कहा, मिस्टर श्रीवास्तव, एक बात और सुनकर जाइए। मेरे पिता ने इस आयोजन पर जितना भी रुपया खर्च किया है उसकी डिटेल आपको सुबह तक भेज दूंगी। कल शाम तक हर हाल में रुपए वापस कर दीजिएगा, वरना आगे की कार्रवाई के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। ये बात सुनकर तो उपस्थित सब लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। लोग कानाफूसी करने लगे, कैसा सबक सिखाया बेटी ने। श्रीवास्तव जी तो अपना सा मुंह बेरंग लेकर लौट गए। इधर मंडप पर दुल्हन बनी राम सिंह जी की बेटी को देखकर सब लोग चर्चा कर रहे थे कि लड़की का अब क्या होगा। मंडप से बिना शादी के लड़की का लौटना अशुभ है। अब ऐसी चर्चा ही कर रहे थे कि तभी आमंत्रित लोगों में से एक नौजवान आगे बढ़ा और राम सिंह जी से बोला, अंकल, अगर आप राजी हो तो मैं आपकी बेटी के साथ शादी करने को तैयार हूं। ये सुनकर वहां उपस्थित जन समुदाय एक बारगी शांत हो गए। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राम सिंह जी तो सन से खड़े थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब उस नौजवान ने कहा, अंकल, मेरा नाम विमल रावत है, आपकी जाति का नहीं हूं, मगर यहाँ पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं
और मैं अनाथ हूँ। अगर आपके परिवार के लोग, विशेषकर आपकी बेटी, मुझे स्वीकार कर ले तो मैं शादी करने को तैयार हूँ। उसका प्रस्ताव सुनकर राम सिंह जी और उनके परिवार में हलचल मच गई। इस पर उनकी बेटी ने आगे बढ़कर कहा, ये मेरे परिवार की व्यक्तिगत बात है, इसमें दूसरों को शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। कृपया हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। ये कहकर उसने अपने पिता को साथ लिया और घर के भीतर चली गई, जहां उसकी मां बैठकर आंसू बहा रही थी। उसने मां को उठाया और तीनों ने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। 15 मिनट बाद जब राम सिंह जी कमरे से बाहर आए तो सब उनका मुंह ताक रहे थे। उन्होंने बाहर मंडप में आकर कहा, उपस्थित आमंत्रित कर्ण, आपको ये बताते हुए मुझे अत्यंत खुशी है कि उस दहेज के लालची श्रीवास्तव परिवार से नाता तोड़कर मेरी साहसी बेटी ने इस युवक नीमल के साथ विवाह करने का निश्चय किया है और अब इस मंडप में मेरी बेटी का दहेज रहित विवाह संपन्न होने जा रहा है। आप सबसे निवेदन है, कृपया विवाह में शामिल हो और भोजन करके जाएं। और हाँ, कृपया मेरी बेटी को किसी प्रकार का उपहार न दे, सिर्फ आशीर्वाद दे कि मेरी बेटी का वैवाहिक जीवन सुखी हो। इस प्रकार लालची दहेज लोभियों को भगाकर राम सिंह जी की बेटी का विवाह सारन संपन्न हुआ। राम सिंह जी की बेटी मीरा की शादी को 5 साल बीत गए थे। वह खुद और उसके पति बीमल दोनों को ही एक एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव पद पर नियुक्ति मिल गई थी और दोनों अपनी अपनी कंपनी में महत्वपूर्ण स्थान पर पा चुके थे। राम सिंह जी की बेटी अपनी कंपनी में ग्रुप लीडर बन गई थी और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही थी। उधर उसके पति की भी स्थिति ऐसी ही थी। अचानक मार्केट में रिसेशन का दौर आया और लोगों को नौकरी से निकाला जाने लगा। प्रत्येक कर्मचारी की अनुकूल परफॉर्मेंस देखी गई और जिसकी भी परफॉर्मेंस निर्धारित स्तर से कम थी उन्हें नोटिस देकर निकाल दिया गया। कुछ छोटी कंपनियां तो बंद भी हो गई। ऐसे में मीरा और विमल की कंपनियां भी इसी दौर से आज होती नहीं रही थी। उनके ऑफिस से भी बहुत से कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया था। समय गुजरता गया और लगभग 1 साल तक रिसेशन का दौर चला। फिर स्थिति में थोड़ा थोड़ा करके परिवर्तन दिखाई देने लगा था। ऐसे में मीरा और विमल के ऑफिस में भी बहुत से आवेदन आने लगे थे। उन्होंने सारे आवेदन HR ऑफिस में भिजवा दिए। वहां उनकी स्क्रूटनी के बाद शेष बचे आवेदन HR ऑफिस ने संबंधित सेक्शन को भिजवा दिए। आवेदन अलग अलग सेक्शन के टीम लीडर के पास पहुंचे, जिनमें उनमें से योग्यता के आधार पर अपने सेक्शन के लिए कैंडिडेट चुनकर HR को भेजना था ताकि उन्हें इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जा सके। लिस्ट की जांच करते समय मीरा की नजर एक नाम पर ठहर गई। वो नाम उस लड़की का था जिसने पिता की दहेज संबंधित मांग पूरी ना होने से उससे विवाह करने से मना कर दिया था। उस नाम पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें चमक उठी, जैसे बिल्ली को मन मुताबिक भोजन मिल गया हो। उसने कंफर्म करने के लिए कि वही है या नहीं उसके पिता का नाम चेक किया और अंत है उसका एड्रेस देखकर तो उसे पूरा भरोसा हो गया था कि वही महान भाव है। उसने ऐसे सेलेक्ट किया और उसे इंटरव्यू के लिए बुलाने को रिकमेंड कर दिया। दूसरी ओर विमल की लिस्ट में भी वही नाम था। विमल ने कंफर्मेशन के लिए मीरा को फोन किया और कंफर्म होने पर मीरा की सलाह से उसे अपनी टीम में लेने का रिकमेंड कर दिया। इस प्रकार वो गोदी का लल्ला जो अपने पिता से पूछे बिना एक कदम नहीं चलता था, वो मीरा और विमल के जाल में फंसने जा रहा था। दोनों कंपनियों ने अपने अपने HR की सिफारिश पर प्राप्त लिस्ट के अनुसार इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को लेटर भेज दिया गया।
उस गोदी के लल्ला को दोनों कंपनियों से लेटर मिली। वो फूला नहीं समाया। उसने अपने पिता को बताया कि उसे 2 अच्छी कंपनियों से ऑफर मिला है। दोनों इंटरव्यू अलग अलग दिन थे, इसलिए वो तैयारी करने लगा। पहला इंटरव्यू मीरा की कंपनी से था। वो सुबह उठकर भगवान को प्रणाम कर पिता के साथ ऑफिस आ गया। सीसीटीवी कैमरे में मीरा ने यह बात देखी और उसने इस उल्लू को सबक सिखाने के लिए एक जोरदार प्लान बनाया। उसे अपने जूनियर को इंटरव्यू लेने के लिए बिठा दिया और खुद अपने सेक्रेटरी के चैम्बर में बैठकर इंटरव्यू का आनंद लेने लगी। लल्लूलाल भीतर आया और उसने आकर मीरा के जूनियर का अभिवादन किया। जूनियर ने उससे बैठने को कहा तो वो बैठ गया। जूनियर ने उसके टेस्टिमोनियल चेक किए, फिर उसे जॉब संबंधित सवाल किए। उसने सभी सवाल बिल्कुल कैजुअल पूछे थे। उसके बाद उसने कहा, आपका इंटरव्यू तो सेटिस्फैक्टरी हो गया है। अब हमारी टीम लीडर मैडम आपका फाइनल इंटरव्यू लेंगी। वैसे आप निश्चित रहें, मुझे लगता है आपका सिलेक्शन लगभग फाइनल हो गया है, बस लास्ट फॉर्मेलिटी रह गई। जूनियर ने मीरा के बताए अनुसार उसे लगभग आश्वस्त कर दिया कि उसे उसने चुन लिया गया है। जूनियर उठकर चला गया तो उसने तुरंत अपने पिता को फोन लगाया और बताया कि उसे चुन लिया गया है, बस आखिरी फॉर्मेलिटी रह गई है। ये सुनकर उसके पिता ने घमंड भरे स्वर में कहा, अरे बेटा, जब खुद बड़े साहब ने तुझे आश्वस्त कर दिया है तो वो महिला क्या कर लेगी? तू मेरा बेटा है, तुझे नौकरी मिली समझ ले। ये बात मीरा ने सेक्रेटरी के कैबिन में बैठकर सुनी। फिर उसने मन ही मन कुछ निश्चित किया और अपने चैम्बर की ओर बढ़ी। वो चैम्बर के दरवाजे पर पहुंची तो चपरासी ने दरवाजा खोला और अदब से साइड में खड़ा हो गया। मीरा भीतर चली गई। इस वक्त मीरा ने अपना हुलिया बिल्कुल बदल रखा था। उसके विवाह के समय के गेटअप से बिल्कुल अलग उसने अपने बाल बाप काट रखे थे और जींस तथा टॉप पहनी लगी थी, इसलिए वो लल्ला उसे नहीं पहचान पाया। मीरा अपने रुतबे के साथ चैम्बर में दाखिल हुई। उसे आते देखकर वो गोदी का लल्ला रमन उठ खड़ा हुआ और उसने मीरा का अभिवादन किया। मीरा ने सर को हल्का सा हिलाकर उसका अभिवादन का जवाब दिया और अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर बैठ गया। रमन उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाया। देखकर मीना ने उसे सबक सिखाने के अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले उसको बधाई दी कि वो इंटरव्यू के लिए आए हुए 10 कैंडिडेट में से आज फाइनल सिलेक्शन के लिए सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद उसने उससे जॉब संबंधित कुछ सवाल किए और फिर बोली, मुझे लगता है आपका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा है, मगर अभी एक और कैंडिडेट है, उसका भी इंटरव्यू हो जाने दीजिए, फिर फाइनल रिजल्ट बताया जाएगा। वैसे आपके परफॉर्मेंस में मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित हूँ। रमन मीरा के चैम्बर से बाहर आ गया और सीधे अपने पिता के पास जाकर बताया कि मैडम मेरे परफॉर्मेंस में बहुत प्रभावित है। उसने ये भी कहा कि दूसरे लड़के की परफॉर्मेंस देखकर फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी, तब तक हमें इंतजार करना होगा। उसके पिता ने कहा, अरे बेटा, मैं जानता हूँ मेरा बेटा सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, इसलिए तू तो अपना सिलेक्शन कंफर्म समझ। दोनों बाप बेटे इसी प्रकार बातें करते हुए कैंटीन में चाय पीने चले गए। वहां भी वह लोग काफी देर तक बातें करते रहे। लगभग पौन घंटे बाद वो लोग कैंटीन से निकलकर वेटिंग एरिया में पहुंचे तो चपरासी ने कहा, अरे साहब, आप कहाँ चले गए थे? भीतर से आपको 3 बार बुलावा भेज दिया गया था, मगर आप मिले ही नहीं। जाइए, जल्दी भीतर जाइए, कहीं से फाइनल ना हो गया हो। ये सुनकर वो हड़बड़ाकर भीतर जाने को लपका तो उसके पिता ने पीछे से आवाज लगाई, अरे बेटा, तू तो आराम से भीतर जा, सिलेक्शन तो तेरा ही हुआ है। रमन ने दरवाजा खोला और बोला,
मैं कम इन मैडम? भीतर बैठी मीरा ने कहा। यस, कम इन मिस्टर रमन। वो अपनी टाई ठीक करता हुआ भीतर आया। भीतर दूसरा कैंडिडेट पहले से ही बैठा हुआ था। रमन ने मैडम से इजाजत मांगी और एक कुर्सी पर बैठ गया। मीरा ने कहा, कहिए, आप कैसे आए? ये सुनकर वो चौंक कर बोला, अरे मैडम, आप इतनी जल्दी भूल गई? अभी भी तो मैंने इंटरव्यू दिया था और आपने मेरी परफॉर्मेंस की तारीफ की थी। फिर आपने कहा था कि फाइनलिस्ट बनते ही मुझे बुलाया जाएगा। आपने बुलवाया था और मैं हाजिर हो गया। मीरा ने कहा, अच्छा ये बात है। अरे फिर तो आप चूक गए मिस्टर रमन। लिस्ट के मुताबिक सबसे पहले आपको चांस दिया गया था और आपको 3 मौके दिए गए थे। चपरासी ने पिछले 1 घंटे में आपको 3 बार बुलाया था, मगर आप उपस्थित नहीं थे। उसके बाद लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहे कैंडिडेट को मौका दिया गया और उसने पहली पुकार में आकर उपस्थित दर्ज कराई। इसके नियम अनुसार उसे चुन लिया गया है। आप जा सकते हैं। इतना सुनते ही रमन आप से बाहर हो गया और मीरा से कहा, आपने मेरे साथ धोखा किया है, ये अनुचित है। मैं कोर्ट जाऊंगा। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसके शोर मचाने पर मीरा ने अपनी सीट के पास लगा लाल बटन दबा दिया। तुरंत उसके कमरे में 2 गार्ड उपस्थित हो गए। उसने कहा, इस सज्जन को बाहर का रास्ता दिखाइए। गार्ड उसे खींचकर चैम्बर से बाहर ले गए। बाहर उसके पिता ने ये दृश्य देखकर तुरंत उसके पास जाकर उसे सब बातें पता की और फिर उसे शांत कराया और गार्डों से निवेदन किया कि रमन को छोड़ दे और उसे मैडम से मिलने दिया जाए। चपरासी ने भीतर जाकर मीरा को कहा कि लड़के के पिता आपसे मिलना चाहते हैं। मीरा ने एक क्षण को सोचा, फिर चपरासी को उन्हें भीतर भेजने को कहा। चपरासी के कहने पर वे दोनों बाप बेटे एक साथ भीतर पहुंचे। रमन के पिता ने मीरा को देखते ही पहचान लिया। उन्होंने तुरंत मीठी आवाज में कहा, तुमने, सॉरी, आपने हमें पहचाना नहीं? मैं श्रीवास्तव और ये मेरा बेटा रमन। हंसते हुए कहा, बेटा, उस दिन की घटना के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, मगर मेरे बेटे की परफॉर्मेंस तो सबसे बढ़िया थी। फिर उसे आपने आश्वस्त भी कर दिया था कि सिलेक्शन उसका ही होगा। तो इतनी जरा सी बात पर कि वो 3 बुलावे के बाद भी उपस्थित नहीं हुआ, उसका सिलेक्शन रद्द करना तो अन्याय है ना बेटी? ये सुनकर मीरा व्यंग्य से हंसकर बोली। और विवाह मंडप में 6 फेरे पूरे होने के बाद सिर्फ दहेज का सामान आपकी लिस्ट से थोड़ा भिन्न होने की वजह से लड़के को और उसके परिवार वाले को रोते हुए छोड़कर बारात वापस ले जाना न्याय था क्या? ये सुनकर रमन और उसके पिता की आंखें झुक गईं। दोनों चैम्बर से बाहर निकल आए। बाहर आकर रमन के पिता ने घमंड भरे स्वर में कहा, अरे बेटा, तू चिंता मत कर, भूल जा इस लड़की की बकवास। और हाँ, अभी तेरे पास तो दूसरी इंटरव्यू कॉल भी है, वो ट्राई करते हैं। वह इंटरव्यू कब होगा? रमन ने कहा, कल। तो वह बोली, चलो, मैं तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए मैं लगा दूंगा और इस लड़की को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस प्रकार बातें करते हुए वे दोनों बाहर निकल आए। मीरा के ऑफिस से बेआबरू होकर दोनों पिता पुत्र बाहर निकल आए। रमन के पिता अभी तक बड़बड़ा रहे थे कि एक बार, बेटा, तेरी नौकरी लग गई, फिर देखना इस घमंडी लड़की का घमंड मैं कैसे तोड़ता हूँ। ये सुनकर रमन बोला, पिताजी भी चुप हो जाइए और मुझे कल के इंटरव्यू के लिए कंसंट्रेट करने दीजिए। मैं बुरी तरह से अपसेट हो गया हूँ। उसके पिता ने कहा, ठीक है बेटा। इधर मीरा ने विमल को फोन पर सारा किस्सा सुनाया। दोनों खूब हंसी। मीरा ने कहा, ठीक है, अभी रखती हूँ,
शाम को घर पर मिलेंगे। शाम को दोनों ऑफिस से घर आ गए। मीरा ने देखा घर का दरवाजा खुला हुआ है। ये कोई नई बात नहीं थी। दरअसल उन लोगों ने राम सिंह जी को अपने घर की एक डुप्लीकेट चाबी दे रखी थी और वह पत्नी को लेकर अक्सर वहां शाम को उनके ऑफिस से लौटने से पहले आ जाया करते थे। सब लोग एक साथ चाय नाश्ता करते थे और मीरा की माताजी उनके लिए डिनर बना देती थी। इससे उन दोनों को भी सहूलियत हो जाती थी। आज घर आकर दोनों फ्रेश होकर डाइनिंग रूम में आकर बैठे और मीरा ने हंसते हुए कहा, पिताजी, आज मैंने मेरे विवाह के समय रमन और उसके पिता द्वारा किए गए आपके अपमान का आधा बदला चुका लिया, आधा कल चुकेगा। ये सुन राम सिंह जी और उनकी पत्नी ने पूछा, बेटी वो कैसे? तो विमल ने कहा, मैं बताता हूँ। उसने शुरू से आखिर तक का सारा किस्सा उन्हें सुनाया। सब सुनकर राम सिंह जी ने कहा, बेटा अब आधा कल कैसे चुकेगा? तो विमल ने कहा, जी मैं हूं ना आपका बेटा। कल रमन का इंटरव्यू मेरे ऑफिस में है और कल का सबक दोनों बाप बेटे जिंदगी भर याद रखेंगे। राम सिंह जी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पत्नी को देखकर बोली, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उन दोनों को उनके किए की उचित जब मिलनी ही चाहिए। चाय पीकर दोनों वहां से चल दिए। विमल ने मीरा की ओर देखकर शरारत से कहा, भाई आज तो मेरे लिए बोनस चांस बनता है। आज तुमने अपना आधा बंदा तो ले ही लिया, कम से कम एक स्पेशल किस्त तो दे दो। ये कहकर वो मीरा पर झपटा तो वो उसके हाथ से छिटका कर दूर जाकर बोली, ना बाबा ना, तुम्हारी स्पेशल किस्त मुझे बहुत भारी पड़ती है। पिछली बार याद है ना तुमने मेरी क्या हालत कर दी थी? विमल उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, मगर मुझे तो चाहिए ही चाहिए। इस प्रकार चूहलबाजी करते दोनों मस्ती करने लगे। अगले दिन सुबह मीरा ने उठकर चाय बनाई और 2 कप चाय लेकर विमल को उठाया। दोनों ने साथ मिलकर चाय पी। मीरा ने कहा, आज मैंने छुट्टी ले ली है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस चल रही हूँ। सेक्रेटरी के कैबिन से आज तल्लू लाल का इंटरव्यू देखूंगी। विमल ने कहा, ठीक है तैयार हो जाओ। मीरा ने पूछा, तुमने कोई खास प्लान बनाया है क्या? तो विमल ने कहा, अभी तो नहीं, मगर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। इस पर मीरा ने उसे कुछ समझाया तो वो बोला, यही तो मैं सोच रहा था, मगर एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पकड़ पा रहा था। दोनों तैयार होकर ऑफिस पहुंच गए। निश्चित समय पर इंटरव्यू शुरू हो गया। रमन का 5वां नंबर था। वो बाहर लॉन्च में अन्य उम्मीदवारों के साथ बैठा था। जिसका इंटरव्यू हो जाता उसे दूसरी जगह बिठाया जाता था। इसलिए किसी को पता नहीं चल रहा था कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। रमन अपने पिता के साथ ही बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसका नाम पुकारा गया। वो उठकर चपरासी के साथ बॉस के कैबिन में प्रवेश कर गया। वहां विमल और 2 दूसरे व्यक्ति बैठे हुए थे। देखकर ही समझ आ गया था कि विमल बॉस है और अन्य दोनों उससे क्लिक। रमन का टेस्टिमोनियल चेक किया गया। फिर उससे पूछा गया कि पिछली नौकरी कैसी गई। ये प्रश्न सुनकर रमन हड़बड़ा गया। वो हकलाते हुए बोला, वो सर वो ये देखकर विमल ने कड़क कर कहा, यूं हकला क्यों रहे हो? ठीक ही जवाब दो। रमन सर झुकाए हुए बोला, सर वो रिसेशन की वजह से तो विमल ने कहा, रिसेशन की वजह से तो पुअर परफॉर्मेंस वालों को निकाला गया था। इसका मतलब आपको भी इसी वजह से निकाला गया था? रमन ने हल्के से सर हिलाकर सहमति बताई। तभी विमल के फोन की घंटी बजी। विमल ने देखा मीरा का फोन था। उसने फोन उठाया। उधर से मीरा ने उसे कुछ समझाया तो वो बोला, ठीक है ऐसा ही करते हैं। उसने रमन से कहा, आप बगल में बने कैबिन में बैठिए, आपको होल्ड पर रखा जा रहा है, हम आधे घंटे बाद आपको बुलाते हैं। विमल के ऑफिस में होल्ड पर और भी 2 कैंडिडेट रखे गए थे। रमन भी उनके पास आकर बैठ गया।
वे आपस में बातें करने लगे तो पता चला कि रमन को छोड़कर बाकी दोनों को उनकी सीवी देखने के बाद होल्ड किया गया है। रमन ने मन में सोचा कि मेरा तो इंटरव्यू नहीं ले गया, मतलब मेरे पॉइंट्स इन दोनों से ज्यादा है। ये सोचकर वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। आधे घंटे तक वे तीनों उसी कक्ष में बैठे रहे। आधे घंटे बाद पहले कैंडिडेट को बुलाया गया, 15 मिनट बाद दूसरे कैंडिडेट को बुलाया गया और उसके बाद अंत में रमन को बुलाया गया। रमन जब विमल के कैबिन में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बाकी सभी उम्मीदवार भी उपस्थित थे। ये देखकर वो चौंका। फिर उसने अनुमान लगाया कि शायद सबको बुलाकर फाइनलिस्ट बनाई जाएगी। वो कमरे में आकर एक सीट पर बैठ गया। उस वक्त कैबिन में विमल नहीं था। वो बगल में सेक्रेटरी के कैबिन में मीरा के साथ बैठा हुआ था। मीरा उसे कुछ समझा रही थी। विमल सर हिलाकर उसकी बात में सहमति जता रहा था। दूसरी ओर उस कैबिन में सीसीटीवी कैमरों की स्क्रीन लगी हुई थी, जिसमें विमल के कैबिन का दृश्य सामने दिखाई दे रहा था। दोनों ने स्क्रीन पर नजर डाली और फिर मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद विमल ने चपरासी को बुलाया और कहा, मेरे कैबिन में जाकर बता दो, मैं आ रहा हूं। चपरासी ने भीतर जाकर सबको बता दिया। उसके बाद विमल के 2 असिस्टेंट आए और उन्होंने सब कैंडिडेट्स को एक एक फॉर्म दिया। उसमें उनसे इस कंपनी में काम मिलने पर वे क्या स्पेशल कर सकते हैं जिससे कंपनी का टर्नओवर बढ़ सकेगा, इस बाबत कुछ प्रश्नावली उस फॉर्म में थी और साथ ही अंत में अपना व्यू बताना था। सब लोग फॉर्म लेकर भरने लगे। 15 मिनट बाद सबसे फॉर्म ले लिया गया और उन्होंने स्क्रूटनी के लिए HR मैनेजर को भेज दिया गया। कैंडिडेट्स आपस में बतियाने लगे। आधे घंटे बाद विमल कैबिन में आया। उसके हाथ में एक फोल्डर था। वो आकर अपनी सीट पर बैठ गया। सबने उसका खड़े होकर अभिवादन किया। विमल ने सबको बैठने को कहा और खुद भी अपनी सीट पर बैठ गया। उसने कहा, देखिए, आज आप सबने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, मगर हमारे पास तो लिमिटेड वैकेंसीज है। इसे हम सबको बता तो नहीं ले पाएंगे, मगर जो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे वे निराश ना हो। हम उन्हें वेटिंग पैनल में रख रहे हैं और अगले 6 महीने में जब भी वैकेंसी आएगी उन्हें मेरिट के आधार पर कॉल किया जाएगा। विमल ने कहा, अभी हम 3 लोगों को होल्ड कर रहे हैं, बाकी लोग आज जा सकते हैं। उसने नाम पढ़े। पहले तो नाम के बाद तीसरा नाम रमन का था। रमन खुश हो गया। विमल ने उन तीनों को HR मैनेजर को मिलने को कहा। वे जाने लगे तो विमल ने रमन से कहा, मिस्टर रमन, आप जरा ठहरिए। रमन रुक गया। विमल ने बाकी दोनों कहा, आप लोग जाइए। वह चले गई तो विमल ने उसे अपने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने को कहा। विमल के कहने पर रमन उसके सामने बैठ गया। विमल ने कहा, मिस्टर रमन, हमने आपकी CV अच्छी तरह देखी है। आप रिजर्विंग कैंडिडेट हैं, मगर एक माइनस पॉइंट है जो आपको इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होने से रोकता है। रमन ने कहा, सर वो क्या? इस पर विमल ने कहा, वो आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो हमने आपके पिछले एम्प्लॉयर से हासिल की है। उसमें लिखा है कि आपने दहेज के लिए अपनी पहली शादी ठुकरा दी थी, और दूसरी बात यह है कि जब आपको छटनी के अंतर्गत निकाला गया था उस वक्त अचानक आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई थी, इसलिए आप उस पोस्ट पर तो नहीं ज्वाइन कर सकते हैं जिसके लिए हमने इंटरव्यू रखा है। हाँ, आप चाहें तो उससे 2 पोस्ट नीचे हम आपको अपॉइंट कर सकते हैं और फिर आप अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर साल भर में एक एक पायदान ऊपर आकर इस पोस्ट पर आ सकते हैं। रमन ने एक पल सोचा, फिर बोला, सर मैं प्लीज 2 मिनट अपने
पापा जी से बात कर सकता हूँ? विमल ने कहा। श्योर, बोलते हुए बोला। आप आराम से 5-10 मिनट अपने पापा से बात कर लीजिए, मैं भी लौट कर आया। विमल अपने कैबिन से निकलकर सेक्रेटरी के कमरे में आकर मीरा के पास बैठ गया। मीरा बोली, अब जरा लल्लू लाल और उसके बाप का वार्तालाप सुने। विमल ने स्क्रीन का वॉल्यूम बढ़ा लिया। रमन अपने पिता से कह रहा था कि विमल ने उसे क्या ऑफर दिया है। उसके पिता ने कहा, ठीक है बेटा, तू हामी भर दे, हम उस घमंडी लड़की का घमंड तोड़ ही देंगे। उसे कैसे पता चलेगा कि तू कौन सी पोस्ट पर ज्वाइन कर रहा है? हम तो बताएंगे कि तुझे इस कंपनी में नौकरी मिल गई है। रमन ने कहा, मगर पिताजी, ये उस पोस्ट से 2 पोस्ट नीचे है। तो उसके पिता ने कहा, अरे तो अंदर की बात है, तू संकोच मत कर। आखिर रमन ने कहा, ठीक है पिताजी। थोड़ी देर बाद विमल कैबिन में आया। उसने रमन से पूछा, आपने क्या डिसाइड किया? तो रमन ने कहा, सर मुझे मंजूर है। विमल ने कहा, ठीक है मिस्टर रमन, आप वेटिंग रूम में बैठिए, अभी आपको अपॉइंटमेंट लेकर मिल जाएगा। आधे घंटे बाद उसे विमल के कैबिन में जाने का बुलावा मिला। वो वहां गया तो विमल ने उसे लेटर देकर कहा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। विमल के कैबिन से निकलकर रमन पिता के पास पहुंचा और उन्हें लेटर दिखाया। दोनों बाप बेटे खुश होकर चले गए। मीरा विमल के कैबिन में आकर बोली, चलो प्लान का पहला चरण पूरा हुआ, अब कल सुबह पटाक्षेप करते हैं। दोनों हंस पड़े। अगले दिन सुबह सुबह दोनों बाप बेटे राम सिंह जी के घर पहुंच गए। बैल बजाने पर राम सिंह जी निकले तो रमन के घमंडी बाप ने उन्हें मिठाई का डब्बा देते हुए कहा, अपनी लाडली बेटी को बता दीजिएगा तो उसके ठुकराने के बाद मेरे बेटे को उसकी कंपनी से बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। ये कहकर दोनों वहां से चले गए। राम सिंह जी ने मिठाई का डब्बा पास खड़े कुत्ते को दे दिया। 1 घंटे बाद बाप बेटे मिठाई का बड़ा सा डब्बा लेकर ऑफिस में आ गए। उन्होंने सबसे पहले विमल को मिठाई खिलाने की सोची और चपरासी को कहा कि वो विमल से इजाजत ले आए। चपरासी ने कहा, आप लोग बैठिए, सर अभी बुलाते हैं। दोनों बैठ गए। 15 मिनट बाद विमल ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया। दोनों एक साथ दाखिल हुए। उन्होंने विमल को मिठाई का डब्बा देना चाहा, तभी अचानक राम सिंह जी और उनका पूरा परिवार एक साथ कैबिन में दाखिल हुआ और मीरा ने पीछे से आवाज लगाई, सबऑर्डिनेट की नौकरी मुबारक हो लल्लू लाल जी, तुम इसी लायक हो, इसलिए मैंने तुम्हें धुतकार कर भगाया था। ये सुनकर दोनों बाप बेटे हतप्रभ रह गए। तो विमल ने कहा, ये मेरी पत्नी मीरा है और ये सब उसकी प्लानिंग थी। अब समझे दहेज के लालची मिस्टर श्रीवास्तव और मिस्टर रमन। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।